नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। जम्मू कश्मीर में चुनाव हैं, मणिपुर में बवाल चल रहा है और इन सबके बीच फैसला किया हमारे आदरणीय गृहमंत्री अमित शाह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है? प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है पत्रकार सवाल पूछें और आप जवाब दें। और पत्रकार जब सवाल पूछेगा तो हर चीज पर सवाल पूछेगा। जाहिर है कि पत्रकार का काम होता है सवाल पूछना, और जब आप खुद कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सवाल तो पूछेगा। मोदी जी शायद इसीलिए कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं कि पत्रकार सवाल पूछेंगे तो वो जवाब क्या देंगे। अमित शाह जी पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे और अब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो सवाल ऐसे थे जिन सवालों का जवाब देने की जगह वो नाराज हो गए। एक सवाल पूछा गया मणिपुर को लेकर, सुन लीजिए आप। कुछ ऐसा कुछ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मणिपुर विजिट करेंगे? और सेकंड, चीफ मिनिस्टर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। सर, चीफ मिनिस्टर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं इतना वायलेंस के बाद भी। आप कुछ प्लान है ऐसा करने का मणिपुर का? सवाल कर सकते हैं, बहस नहीं कर सकते सर। 44 तो मणिपुर पर अगर कोई सवाल पूछ ले कि प्रधानमंत्री जी कब जाएंगे, तो वो कहेंगे जब जाएंगे तो आपको बता देंगे। ये तो कोई जवाब नहीं होता है। दूसरा सवाल पूछा गया कि वहां के मुख्यमंत्री अभी भी बने हुए हैं, उस पर बहस मत कीजिए, इस तरह की बात। और दूसरा सवाल पूछा गया उनसे राहुल गांधी के मुतल्लिक, सुन लीजिए वो सवाल भी। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू जी ने प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को आतंक। आप पॉलिटिकल सवाल की दिशा में न जाइए, मैं दृढ़ता से नहीं जवाब दूंगा। बार बार कहना पड़े अच्छा नहीं लगता है। तो इस सवाल का भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा राजनीतिक मत होइए, पॉलिटिकल मत होइए। अब अगर एक पॉलिटिशियन से बात करते समय अगर पॉलिटिकल सवाल नहीं पूछा जाएगा तो क्या सवाल पूछा जाएगा? अमित शाह जी कौन है? अमित शाह जी एक पॉलिटिकल लीडर हैं जो एमपी हैं गुजरात से, और चूंकि वो गुजरात से एमपी हैं इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है या एनडीए की जो सरकार है उसमें वो गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री भी एक पॉलिटिकल पोस्ट है। तो आप तो पूरी तरह सिर से पांव तक पॉलिटिकल आदमी है, फिर आपसे पॉलिटिकल सवाल क्यों ना पूछा जाए? रोज ऐसा हो रहा है कि कोई ना कोई उठ के आ रहा है और राहुल गांधी के ऊपर घटिया बातें कर रहा है। शुरुआत हुई दिल्ली से, जब एक पूर्व विधायक साहब जो कांग्रेस से 3 बार विधायक रहे थे जंगपुरा से और 2022 में भाजपा में आए, उन्होंने राहुल गांधी को कहा कि अगर ऐसे ही आप करते रहेंगे तो दादी जैसी हालत होगी। फिर आ गए आपके केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, उन्होंने नंबर 1 आतंकवादी कह दिया। उसके बाद कोई शिवसेना के विधायक हैं गायकवाड़ साहब, वो आ गए, वो जीप काटने पर 11 लाख रुपए इनाम देने की बात कर रहे हैं। और सबसे अंत में यूपी के कोई छुटभैया मंत्री जी हैं, उन्होंने बयान दे दिया। अब राहुल गांधी पे बयान देने का ये फायदा है, ये सब लोग जानते हैं कि राहुल गांधी बेहद पॉपुलर नेता हैं। आजकल उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो मोदी से भी आगे बढ़ी हुई है। तो बयान देने का ये फायदा तो जरूर है कि आप नेशनल हेडलाइन में चले जाते हैं, वरना कौन जानता था यूपी के मंत्री को, या शिंदे ग्रुप का जो नेता है, विधायक है, उसको कौन जानता था। लेकिन 2 दिन की चांदनी उनके लिए हो गई, 4 दिन की भी नहीं, बस 2 दिन की चांदनी ये हो गई कि नेशनल मीडिया पर आ गए, तो ये फायदा तो मिल गया। लेकिन आप गृह मंत्री हैं, आपके ऊपर सुरक्षा का दायित्व है, आंतरिक सुरक्षा का पूरा दायित्व है आपके अंदर। देश के भीतर जितने तरह की चीजें होती हैं उस पर आपका कंट्रोल है सुरक्षा के क्षेत्र में। और हमारे यहां एलओपी को, लीडर ऑफ अपोजिशन को, आपकी पार्टी से जुड़े हुए लोग सीधे सीधे धमकी वाली भाषा में बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं इस पॉलिटिकल मुद्दे पे बात मत करो। पहले ही आप एक बार कह देते। कल मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जन्मदिन था, नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पत्र लिखा था, उसमें भी यह कहा था कि आपको इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री या गृह मंत्री यह कह देते कि इस तरह का बयान नहीं दिया जाना चाहिए तो किसी और की हिम्मत नहीं पड़ती। लेकिन वो तो कह रहे हैं पॉलिटिकल बातचीत नहीं करूंगा। मणिपुर पर जब बात करेंगे तो यह नहीं बताएंगे कि मुख्यमंत्री को क्यों हटाया गया, या इस सवाल का जवाब नहीं देंगे कि पूरे देश में घूमने वाले हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो आखिर मणिपुर में चुनाव का प्रचार करने भी क्यों नहीं गए। ये अलग बात है कि मणिपुर के दोनों सीटों पर बुरी तरह से हारी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस का कैंडिडेट जीता, लेकिन प्रचार करने तो मुझे नहीं लगता कोई और राज्य ऐसा होगा जहां वो प्रचार करने नहीं गए होंगे। लेकिन मणिपुर में प्रचार तक करने नहीं गए। आज तक
एक बार 2 मिनट के एक बयान के अलावा हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने मणिपुर का नाम भी नहीं लिया है। वो भी पूरा 2 मिनट नहीं था, मुश्किल से 30, 40, 45 सेकंड का था, जब संसद के बाहर उन्होंने मणिपुर का नाम लिया था। संसद के भीतर मणिपुर का नाम तक नहीं लिया जाता है। कहा जाता है मणिपुर में सब ठीक ठाक है, और फिर खबर आती है कि वहां पर रॉकेट लॉन्चर चल रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी मुख्यमंत्री के घर के बाहर आग लग जा रही है, कभी किसी का घर जला दिया जा रहा है, कभी किसी की हत्या हो जा रही है। ऐसी ऐसी खबरें आती हैं जैसे लगता है कि मणिपुर अपने आप में बैटलफील्ड बन गया है। मणिपुर ऐसा लगता है कि युद्ध की जगह बन गया है, जहां पर कोई जंग चल रही है और लगातार लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन कोई यह सवाल ना पूछे कि आखिर आपने मुख्यमंत्री तक क्यों नहीं बदला। यह तो मिनिमम चीज थी। जो मुख्यमंत्री 1 साल से ज्यादा समय हो गया अपने स्टेट को संभाल नहीं पा रहा है, उसको क्यों नहीं हटाया जा रहा है। बात बात पर आप ममता बनर्जी से इस्तीफा मांग लेते हैं, कभी किसी से इस्तीफा मांग लेते हैं, कभी किसी से इस्तीफा मांग लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू तक की बात कर जाते हैं कि ये जिम्मेदार हैं, वो जिम्मेदार हैं, लेकिन आपका अपना गृह मंत्री मणिपुर में जो कुछ कर रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, यह आप नहीं बता रहे हैं। असल में भारतीय जनता पार्टी में खास तौर पर जो बड़े 2 नेता हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी, इन दोनों लोगों की एक मिलीजुली आदत है कि हर चीज के लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को दोष दो और किसी की बात मत करो। गृह मंत्री हैं, गए जम्मू और कश्मीर में प्रचार करने के लिए, और जम्मू और कश्मीर में प्रचार करते हुए कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अगर सरकार आ जाएगी तो वो आतंकवादियों को रिहा कर देगी। अगर ये आए तो पीछे के पीछे आतंकवाद आया समझिएगा। अगर एनसी कांग्रेस आई तो आतंकवाद आएगा, और भाजपा आई तो किसी की ताकत नहीं है आतंकवाद को यहां घुसपैठ कराने की। अब वहां पर जो डायलॉग मारते हैं वो सुनिए आप। कहते हैं जिस कांग्रेस पार्टी ने इस अब्दुल्ला परिवार को देशद्रोही कहा, आतंकवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया और वगैरह वगैरह वगैरह। जरा मुझे बता दें, कांग्रेस ने कब अब्दुल्ला परिवार को देशद्रोही कहा है? मुझे एक बयान दिखा दें जवाहरलाल नेहरू से लेकर और राहुल गांधी तक का जब उन्होंने अब्दुल्ला परिवार को देशद्रोही कहा हो, नंबर 1, आतंकवादियों का समर्थक कहा हो, नंबर 2। एक बयान दिखा दें। बात कर रहे हैं वो शेख साहब को जेल में रखने की, तो ठीक है, शेख साहब को जेल में रखा हुआ था और उसकी वजह थी, उसकी नाराजगी भी थी, उसकी वजह भी थी। उसी शेख साहब से इंदिरा गांधी का समझौता हुआ, और जब पहली बार वो जेल से छूटने के बाद दिल्ली आए तो बताना चाहिए था अमित शाह जी को कि वो किसके घर रुके थे। वो जवाहरलाल नेहरू के घर रुके हुए थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के लिए दोस्ती से बड़ी चीज देश था। इसीलिए जब उस समय की जो कश्मीर की गवर्नमेंट थी उसने ये खबर दी कि ऐसा ऐसा हुआ है, वो विदेश के किसी व्यक्ति से मिले हैं, तो उनको गिरफ्तार कराया गया। लेकिन जो ही यह कंफर्म हुआ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो विदेश के किसी व्यक्ति से नहीं मिले थे, वो नॉर्मल मुलाकात थी, उसमें कश्मीर की आजादी जैसी कोई बात नहीं हुई थी, उनको रिहा भी तो किया गया। संघर्ष था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कांग्रेस और एनसी का गठबंधन पहली बार तो नहीं हुआ है, नंबर 1। दूसरी बात, आप आज कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला को दुनिया भर की बातें सुना रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला को दुनिया भर की बातें सुना रहे हैं। आप भूल गए कि जब आपकी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी तो आपने क्या किया था? आपने इन्हीं फारूक अब्दुल्ला के साथ समझौता किया था, और फारूक अब्दुल्ला साहब को वाइस प्रेसिडेंट बनाने की बात थी, और साथ में उनके बेटे जो हैं उमर अब्दुल्ला, तब काफी यंग हुआ करते थे, उनको आपने मंत्री बनाया था। भूल गए आप? इंटरनेट पे आज भी तस्वीरें मिल जाएंगी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ इन लोगों की। तब ये लोग देशद्रोही नहीं थे, तब ये लोग आतंकवादी नहीं थे, तब ये लोग आतंकवादियों को रिहा नहीं कर रहे थे। आपने तो वहां की दोनों पार्टियों के साथ गठबंधन किया है। पहले एनसी के साथ किया, उसके बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ आपने गठबंधन किया। मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर बने आपके समर्थन से। उसके बाद उनकी बेटी जो है महबूबा, वो चीफ मिनिस्टर बनी आपके समर्थन से। फिर आपने समर्थन वापस ले लिया, और जो जेल में डालने की बात कर रहे हैं, आपने तो जिसके साथ सरकार चलाई, जिस महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार चलाई, उसको जेल में डाल दिया। आपने झूठ बोला कि फारूक अब्दुल्ला साहब जेल में नहीं है, गिरफ्तार नहीं है, नजरबंद नहीं है, और फारूक अब्दुल्ला के घर को जेल में तब्दील कर दिया। आपने किसको छोड़ा? जम्मू कश्मीर का कोई ऐसा लीडर नहीं था जिसके घर को आपने जेल में तब्दील नहीं कर दिया। तो जब आप गठबंधन करें तब सब दूध के धुले हैं। जमाते इस्लामी के लोग वहां पर लड़ रहे हैं, और टैसिट सपोर्ट किसका है दुनिया जानती है, तब कोई दिक्कत नहीं है। आपकी पार्टी में आतंकवादी शामिल हुए बाकायदा,
वो केस हुआ था, सबको याद होगा कि 2 लोग पकड़े गए थे गांव वालों की सहायता से, और फिर पता ये चला कि वो जो आतंकवादी हैं वो बेसिकली आपकी पार्टी के मेंबर थे, आईटी सेल के मेंबर थे। ये सारी खबरें आज भी इंटरनेट पे हैं। अब आतंकवादियों के रिहाई की बात कर लेते हैं। 2 बार इस देश में आतंकवादी रिहा हुए हैं। एक बार रिहा हुए जब रूबिया सईद का अपहरण किया गया था। एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, उस पर जल्दी ही आएगा। उस समय केंद्र में सरकार थी वीपी सिंह की, और वीपी सिंह सरकार को समर्थन किसका था? भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था। अगर आतंकवादियों को रिहा करने से इतनी ही दिक्कत थी आपको, तो जब आतंकवादी रिहा किए गए तो आपने समर्थन क्यों वापस नहीं लिया? आपने तो समर्थन तब वापस लिया जब मंडल कमीशन लागू हुआ। रूबिया सईद के बदले 5 आतंकवादी रिहा किए गए थे उस सरकार द्वारा, जिस सरकार के आप हिस्सा थे, जिसको आप समर्थन दे रहे थे, लेकिन आप समर्थन वापस नहीं ले पाए थे। और दूसरी बार आपके मंत्री जसवंत सिंह जी कंधार गए थे आतंकवादियों को छोड़ने के लिए। उसकी तस्वीरें भी इंटरनेट पे हैं। जिन आतंकवादियों को हमारी सेना ने इतनी मुश्किल से पकड़ा था, कंधार जाकर उनको पहुंचा कर आए थे आपके जसवंत सिंह जी। भूल गए आप ही की सरकार थी। तो इस देश में 2 बार जब आतंकवादी छोड़े गए हैं, तो एक बार आप समर्थन कर रहे थे सरकार का, और दूसरे बार अटल बिहारी वाजपेयी की यानी आपकी सरकार थी, एनडीए की सरकार थी। आतंकवादियों को छोड़ने का काम आपकी सरकार के अलावा किसी ने नहीं किया। आप दूसरों पे क्या बात कर रहे हैं? आप बात करते हैं आपने 370 हटा दिया तो वहां आतंकवाद खत्म हो गया। एक बात का जवाब दे दीजिए कि अगर वहां आतंकवाद खत्म हो गया है तो लगातार हमारे सैनिकों के वहां शहीद होने की खबरें क्यों आ रही हैं? अगर आतंकवाद वहां पर खत्म हो गया है तो फिर वहां आर्मी क्या कर रही है? आर्मी इसीलिए है क्योंकि वहां अभी भी आतंकवाद है। जब आप लोग जाते हैं तो जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, इसलिए क्योंकि अब भी आपको आतंकवाद से डर है। तो जाहिर सी बात है कि ना आप आतंकवाद खत्म कर पाए हैं, ना वहां रोजगार दे पाए हैं, ना कुछ भी ऐसा कर पाए हैं जैसा आप दावा करते रहे हैं। आप बात करते हैं पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेंगे, और जब प्रधानमंत्री बने थे तो पहुंच गए थे नवाज शरीफ के घर। पाकिस्तान से जो सबसे ज्यादा बातचीत चलाई है वह आपकी ही सरकार जब थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो आपने मुशर्रफ को बुला लिया था आगरा, खूब स्वागत किया। बदले में क्या मिला? कारगिल। आप लोग सो रहे थे जब पाकिस्तान कारगिल में घुस आया था। वो तो वहां के लोग थे जिन लोगों ने इंफॉर्मेशन दी, और नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान सारे हाइट वाले इलाकों में चला गया था, तो हमारे कितने ही जवान ऑफिसर वहां पर मारे गए। कारगिल भी आप ही के समय हुआ था। तो कश्मीर में जब भी ये सारा कुछ हुआ, यहां तक कि कश्मीरी पंडितों का जो पलायन हुआ था वो भी वीपी सिंह के राज में ही शुरू हुआ था, जिसको आप लोग समर्थन दे रहे थे। आपने कहा हमने 370 हटा दिया, अब कश्मीरी पंडित वापस आएंगे। मैं सवाल पूछता हूं, कितने कश्मीरी पंडितों को आप घाटी में वापस लेके आ पाए हैं? कितने कश्मीरी पंडितों के लिए आपने घाटी में घर बनवाए हैं? कितने कश्मीरी पंडितों को आपने घाटी के अंदर नौकरी दी है? इन सब का जवाब है 0। क्या किया है आपने कश्मीरी पंडितों के लिए? एक कश्मीरी पंडित वापस लौट के नहीं आ पाया, बल्कि उल्टे ये हुआ। क्या किया आपने? वहां पे उनकी टारगेटेड किलिंग शुरू हो गई, मारे गए लोग, और जब आए विरोध करने के लिए तो उनको उनके कैंपस में कैद कर दिया गया। यह किया है आपने। एक कश्मीरी पंडित वापस लेके नहीं गए। कश्मीरी पंडितों को जो पैकेज मिलता है वो पैकेज मनमोहन सिंह के समय का है। जो कश्मीरी पंडितों को 2 BHK घर बनवाए गए थे वो मनमोहन सिंह के समय बनवाए गए थे। आपने कश्मीरी पंडितों को अलग से क्या दिया है, जरा बता के देखिए आप। आज कश्मीरी पंडित जो जम्मू में है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। उसको लगा था ये सरकार आएगी तो वो कश्मीर जाने में भी कामयाब होगा और उसकी स्थिति भी बहुत सुधर जाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आतंकवाद खत्म हो गया, आतंकवाद खत्म हो गया करके आपने एक ही काम किया कि वहां से खबरें आनी कम हो गई, बंद हो गई। वहां के जो अखबार थे उनका मुंह सिल दिया गया, अब वो केवल प्रेस रिपोर्ट छापते हैं। चुनाव हो रहे हैं, चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो कोई नहीं जानता। और वहां जिस तरह के जितने खेल खेले जा रहे हैं, जमात इस्लामी के ढेर सारे उम्मीदवार खड़े हुए हैं, और भी बहुत सारे खेल खेले जा रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने काफी कुछ बताया था। तो हो सकता है कि इतने इंडिपेंडेंट वहां से जीत जाएं, जम्मू में आप कुछ सीटें जीत जाएं और कुछ हो जाए, लेकिन कश्मीर की समस्या को आपने खत्म नहीं किया है। कश्मीर की समस्या को आपने बढ़ा दिया है। वक्त बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा कि ये जो निर्णय पिछले 5-6 सालों में आपने लिए हैं वो कितने सही हैं कितने गलत।
लेकिन जब आप एक उंगली किसी की ओर उठाते हैं हुजूर, तो 4 उंगलियां आपकी तरफ अपने आप मुड़ जाती हैं। जब आप कहेंगे कि एनसी और कांग्रेस के लोगों ने आतंकवादियों को रिहा करना है सरकार बनाने के बाद, तो यह पूछा जाएगा कि जब आपकी सरकार होती है तभी क्यों आतंकवादी रिहा किए जाते हैं? क्यों तभी आतंकवादी रिहा होते हैं जब वीपी सिंह की सरकार बनती है आपके समर्थन से, और उसके बाद क्यों कांधार जाकर जसवंत सिंह आतंकवादियों को पहुंचा कर आते हैं जब आपके नेता अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनती है? आप ही का समय था जब आपने पाकिस्तान की एजेंसी को भारत में आकर जांच करने की अनुमति दी थी। आप ही का समय है जब पुलवामा हुआ है। पुलवामा जिस तरह का ब्लास्ट आज तक कश्मीर में नहीं हुआ जिसमें इतनी बड़ी संख्या में सैनिक मारे जाएं, वो भी आपके ही समय में हुआ है। और जिसके समय में यह सब हुआ है वो दूसरे को सीख दे रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स तो चलती ही ऐसी है, अपनी बातें करो ही मत। आपको याद है कि एक नेता यूपी के हैं, उनसे कहा गया कि पुलवामा तो आप ही के समय में हुआ था। बोले नहीं, पुलवामा हमारे समय में नहीं हुआ था, हमारे समय में कोई आतंकवादी घटना हुई नहीं है। वहां पे हर महीने किसी न किसी सैनिक की हत्या की खबर आती है, हर महीने किसी न किसी आतंकवाद की वारदात होती है। पूरा का पूरा पुलवामा आपके टाइम में हुआ है, लेकिन आपके नेता बड़े आराम से कह देते हैं हमारे समय में तो आतंकवाद हुआ ही नहीं है। मूंदा हुआ कतहु कुछ नहीं। तुलसीदास कह चुके हैं कि अगर आपने आंख बंद कर ली तो कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है। तो वही कंडीशन है, अपना कुछ नहीं दिखता है, दूसरे का आप लगातार शोर मचाते रहते हैं। और नेता ऐसे आपने बनाए हैं जो विपक्ष के नेता को जान से मारने की धमकी देते हैं, जो जीप काट के ले आएगा वगैरह वगैरह, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो जो देश आप बना रहे हैं वो तो दुनिया देख ही रही है। हरियाणा में जो हो रहा है, कश्मीर में जो हो रहा है, वो भी हम लोग देख रहे हैं। चुनाव का जो रिजल्ट आएगा वो देखा जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि आप गृहमंत्री हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सवालों के जवाब दें। जब आप मंच से भाषण देते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सच बोलें, सच्चा इतिहास बताएं, आप लोगों को वो बताएं जो हो रहा है। ऐसा ना करें कि दूसरों के ऊपर सारे आरोप लगाते जाएं और अपना दामन बिल्कुल पाक साफ बताएं, क्योंकि आपके बोलने से ही सब सच साबित नहीं हो जाएगा। इंटरनेट का ज़माना है, पुरानी खबरें भी सारी की सारी इंटरनेट पे पड़ी हैं। कोई ज़रा सर्च करने जाएगा तो उसको सारी डिटेल मिल जाएंगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।